समुद्र की सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जहां इंसानों का होना ही प्रकृति के नियमों को चुनौती देने जैसा था। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जहां सूरज की रोशनी लाखों सालों में भी कभी नहीं पहुंची थी। इसी अथाह गहराई में एक विशाल अंडर वाटर रिसर्च बेस बनाया गया था, जहां सैकड़ों लोग समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच से बहुमूल्य खनिज निकालने का काम कर रहे थे। इंसानों को लगता था कि उन्होंने इस बेजान अंधेरे पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस गहराई में वे अकेले नहीं हैं। समुद्र की अनंत गहराइयों में कुछ ऐसा मौजूद था जो लंबे समय से अंधेरे में छिपा हुआ उन्हें देख रहा था। बेस के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। लंबे कॉरिडोर लगभग सुनसान पड़े थे और छत पर लगी लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी, मानो कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा हो। इसी बीच बेस की इंजीनियर नोरा अपने कमरे में मौजूद थी। महीनों तक इस गहराई में रहने के कारण उसे अब दिन और रात का फर्क तक महसूस नहीं होता था। यहाँ समय जैसे ठहर चुका था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अचानक बेस की लाइटें असामान्य तरीके से झिलमिलाने लगती हैं और पूरे ढांचे में हल्का कंपन महसूस होने लगता है। नोरा कमरे से बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर छत से टपकती पानी की बूंदों पर पड़ती है। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इस गहराई में पानी का एक छोटा सा रिसाव भी पूरे स्टेशन को खत्म करने के लिए काफी था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा बेस जोरदार धमाके के साथ हिल उठता है। भारी स्टील की दीवारें टूटने लगती हैं और अगले ही पल समुद्र का पानी राक्षसी ताकत के साथ अंदर घुस पड़ता है। कुछ ही सेकंड में शांत स्टेशन चीखों और अफरा तफरी से भर जाता है। नोरा जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और रास्ते में मिलने वाले लोगों को जगाकर अपने साथ भागने को कहती है। पीछे से पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी के पास सोचने तक का समय नहीं था। किसी तरह वे लोग दूसरे सेक्शन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का सुरक्षा दरवाजा सिस्टम फेल होने की वजह से बंद नहीं हो पा रहा था। समय हाथ से फिसल रहा था और मौत हर सेकंड करीब आती जा रही थी। नोरा तुरंत कंट्रोल पैनल खोलकर खराब वायरिंग ठीक करने लगती है। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जो उफनते पानी से बचने के लिए पूरी ताकत से उनकी तरफ भाग रहे थे, लेकिन समुद्र उनसे ज्यादा तेज था। देखते ही देखते पानी उनके और सुरक्षा दरवाजे के बीच पहुंच जाता है। अब फैसला लेने के लिए सिर्फ एक पल बचा था। नोरा मजबूरी में दरवाजा बंद कर देती है और अगले ही क्षण उस पार से आती चीखें हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो बचे हुए लोगों को लगता है कि शायद यह कोई भूकंप रहा होगा, लेकिन जब वे कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। पूरा संचार तंत्र बंद हो चुका था। समुद्र की उस अथाह गहराई में अब वे पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। तभी उस भयावह खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी आवाज पूरे बेस में गूंजती है कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किसी टूटती हुई धातु या भूकंप की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो बेस के बाहर अंधेरे समुद्र में कोई विशालकाय चीज धीरे धीरे सरक रही हो और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए स्टील की दीवारों को खरोंच रही हो। नोरा और रॉड्रिगो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना समय गंवाए एस्केप पॉड चैम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब तक पूरा रिसर्च बेस किसी युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। हर तरफ टूटे हुए पाइप, बिखरी मशीनें और उखड़ी हुई धातु दिखाई दे रही थी। जगह जगह शॉर्ट सर्किट से निकलती नीली चिंगारियां अंधेरे गलियारों को पल भर के लिए रोशन कर रही थी। रास्ते में वे सर्वर रूम पहुंचते हैं और टूट चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही रहस्यमयी आवाज पहले से भी ज्यादा करीब सुनाई देती है। अब यह मानना मुश्किल होता जा रहा था कि इसके पीछे सिर्फ कोई प्राकृतिक हादसा है। नोरा सिस्टम में मौजूद डेटा चेक करती है और जो जानकारी सामने आती है वह सभी के होश उड़ा देती है। पूरे बेस का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका था और केवल कुछ सेक्शन ही किसी तरह अपनी जगह टिके हुए थे। हालात हर मिनट बदतर होते जा रहे थे। इसके बाद नोरा और रॉड्रिगो एस्केप पॉड चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं। बेस का अधिकांश हिस्सा अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। दोनों टूटे हुए मलबे और बिखरे उपकरणों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से किसी की कमजोर सी मदद की पुकार सुनाई देती है। आवाज का पीछा करने पर उन्हें अपना साथी पॉल भारी मलबे के नीचे दबा हुआ मिलता है। काफी मशक्कत के बाद वे उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि उन्हें जमीन पर पेट के बल रेंगकर निकलना पड़ता है। सबसे आगे बढ़ रही नोरा की नजर अचानक एक मृत क्रू सदस्य पर पड़ती है। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी और चेहरे पर जमा हुआ भय ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आखिरी
सांसों में किसी ऐसी चीज को देखा हो जो इंसानी समझ से परे थी। उस पल पहली बार नोरा के मन में यह ख्याल आता है कि शायद इस अंधेरी गहराई में वे किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि किसी और ही खतरे का सामना कर रहे हैं। किसी तरह तीनों एस्केप पॉड रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पूरा चैम्बर खाली पड़ा था, एक भी एस्केप पॉड वहां मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ कैप्टन लूसियन खड़े थे जो बाकी बचे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। दरअसल चैम्बर का दरवाजा सिस्टम फेल होने की वजह से जाम हो गया था और नोरा बाहर से पैनल खोलकर उसे दोबारा चालू करने में सफल होती है। इसके बाद कैप्टन कुछ लोगों को बेस के दूसरे हिस्सों की जांच करने के लिए भेजते हैं और हालात का आकलन करने लगते हैं। नोरा उन्हें बताती है कि पूरा रिसर्च स्टेशन लगभग नष्ट हो चुका है और अब यह ढांचा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मजबूत संरचना आखिर इस हालत में पहुंची कैसे। कैप्टन भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस विनाश की असली वजह का कोई अंदाजा नहीं है। वह बताते हैं कि अब तक कुछ लोगों को सुरक्षित सतह की ओर भेजा जा चुका है, लेकिन कई लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद नोरा कंट्रोल रूम पहुंचती है, जहां बाकी बचे सदस्य बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास नाकाम साबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की इस अथाह गहराई ने उन्हें पूरी दुनिया से काट दिया हो। तभी नोरा सिस्टम की विस्तृत रिपोर्ट चेक करती है और एक और भयावह सच सामने आता है। बेस के ऊपर मौजूद सभी फ्लोर और कूलिंग टावर पूरी तरह तबाह हो चुके थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि पूरे स्टेशन को ऊर्जा देने वाला मुख्य रिएक्टर अब अस्थिर हो चुका था। इसका मतलब था कि किसी भी क्षण वह फट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि पूरा रिसर्च बेस कुछ ही सेकंड में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब समस्या सिर्फ जीवित बचने की नहीं थी, क्योंकि उनके सभी एस्केप पॉड पहले ही नष्ट हो चुके थे। वे समुद्र की सबसे गहरी खाई में फंस चुके थे और उनके सामने मौत के अलावा कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौत के इस खौफनाक जाल से निकलने के लिए कैप्टन लूसियन एक आखिरी और हताश कर देने वाली योजना बताते हैं। वे तय करते हैं कि सबको समंदर की सबसे गहरी तलहटी में मौजूद उस ड्रिलिंग साइट तक पैदल जाना होगा, क्योंकि इस वक्त वही एकमात्र सुरक्षित जगह बची थी। पर पॉल घबराकर याद दिलाता है कि वह जगह वहां से 1.5 किलोमीटर दूर इस खौफनाक अंधेरे के बीच है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक स्मिथ के सिस्टम पर ड्रिलिंग साइट से एक आखिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश आता है, जिसमें सिर्फ इंसानों की दर्दनाक चीखें और किसी बेहद खूंखार अनजान जानवर की गुर्राहट गूंज रही थी। अगले ही पल कंट्रोल रूम फिर से भयानक झटके खाने लगता है, मानो बाहर उस अथाह अंधेरे में कोई विशालकाय दानव बेस को चबाने की कोशिश कर रहा हो। दहशत से कांपते हुए पॉल फुसफुसाता है कि उन्हें इतनी गहराई तक कभी खुदाई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कोई बहुत बड़ी और जानलेवा गलती कर दी है। बचने का कोई और रास्ता न देखकर सभी लोग खास तकनीक से बने भारी भरकम अंडर वाटर सूट पहनकर समंदर की उस जमा देने वाली गहराई में उतर जाते हैं। पर उनका यह खौफनाक सफर शुरू होते ही एक दर्दनाक हादसे में बदल जाता है। अचानक पानी के राक्षसी दबाव से रोड्रिगो के हेलमेट में एक दरार की आवाज गूंजती है और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर अंदर की तरफ बुरी तरह फट जाता है। अपने साथी की इस खौफनाक मौत को देखकर सबकी रूह कांप उठती है। नोरा बेस के किनारे खड़ी होकर जब सामने फैले उस अनंत काले समंदर को देखती है तो वह खामोशी उसे अंतरिक्ष के खालीपन से भी ज्यादा डरावनी लगती है। किसी तरह बचे हुए लोग एक लिफ्ट की छत पर कूदकर उसके अंदर पनाह लेते हैं और लिफ्ट तेजी से समंदर की और भी भयानक गहराइयों की तरफ उतरने लगती है। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर एक एस्केप पॉड से मदद का सिग्नल ब्लिंक करता है। कैप्टन तुरंत लिफ्ट रोककर पॉल और स्मिथ को उस साथी को बचाने के लिए बाहर भेजते हैं। दोनों उस अंधी और जमा देने वाली दुनिया में बाहर निकलते हैं, जहां उनके सूट की तेज लाइटें भी उस घने कालेपन को नहीं चीर पा रही थी। डर से कांपते हुए वे जब उस पॉड के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा किसी अजीब चिपचिपी और घिनौनी परत से ढका हुआ था। अंदर कोई नहीं था, पर तभी उनकी नजर तारों में उलझी अपने एक साथी की लाश पर पड़ती है। जैसे ही वे दहशत में उस लाश को घूरते हैं, उन्हें उस मुर्दा शरीर की पीठ के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और अगले ही सेकंड उस लाश को फाड़कर एक भयानक छोटा जीव बिजली की रफ्तार से पॉल पर जानलेवा हमला कर देता है। स्मिथ किसी तरह उस खूंखार जीव को मारकर पॉल की जान बचाता है और वे उस मरे हुए जीव को लेकर लिफ्ट में वापस भाग आते हैं। हाँफते हुए पॉल बताता है कि वह शैतानी जीव उनके साथी की लाश को अंदर से खा रहा था। जब एमिली उस जीव की जांच करती है तो उसके पंजों और नुकीले टेंटिकल्स को देखकर वह एक खौफनाक सच बयान करती है कि हो सकता है कि उनकी ड्रिलिंग ने समंदर की इस पाताल जैसी गहराई में मौजूद किसी गर्म थर्मल पॉकेट को फाड़ दिया हो और वहां सदियों से सो रही एक ऐसी प्राचीन और खूंखार प्रजाति को हमेशा के लिए जगा दिया हो, जो अब उनका शिकार करने के लिए भूखी है। एमिली इतना कह ही रही थी कि अचानक लिफ्ट की पूरी लाइट चली जाती है और चारों तरफ भयानक अंधेरा छा जाता है। लिफ्ट अभी भी समंदर की तह से 200 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई थी। नोरा घुटनों के बल बैठकर किसी तरह सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश करती है,
तभी बाहर समंदर में एक रूह कंपा देने वाली अजीब सी खामोशी फैल जाती है। लिफ्ट के अंदर सबकी सांस हलक में अटक जाती है और अगले ही पल कोई अनजान और खौफनाक ताकत बाहर से लिफ्ट पर जोर का प्रहार करती है, जिसके साथ एक विशाल जीव की गुर्राहट पानी को चीरती हुई उनके कानों तक पहुंचती है। मेज पर रखे उस छोटे क्रीचर को घूरते हुए पॉल दहशत में कहता है कि कहीं बाहर मंडराता वह विशाल जानवर इस छोटे क्रीचर की मां तो नहीं है और शायद उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। लिफ्ट अब भी लगातार भयानक तरीके से कांप रही थी और अंदर मौत के साये में खड़े उन लोगों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उस सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थी। कैप्टन जैसे ही लिफ्ट की छत के शीशे पर टॉर्च मारते हैं, तभी एक विशालकाय जानवर उस शीशे पर इतनी जोर का प्रहार करता है जिसे देखकर हर किसी की रूह वहीं जम जाती है। अगले ही पल बेस के ऊपरी हिस्से में एक इतना भयंकर धमाका होता है कि समंदर की उस अंधी गहराई में भी अचानक सूरज जैसी तेज रोशनी फैल जाती है। उस धमाके के झटके से लिफ्ट के सारे मोटे केबल एक झटके में टूट जाते हैं और लिफ्ट बेकाबू होकर पूरी रफ्तार से नीचे गहराई की तरफ गिरने लगती है। समंदर की तह से टकराकर चकनाचूर होने से ठीक पहले उन्हें किसी भी कीमत पर लिफ्ट का हैच खोलकर बाहर कूदना था, वरना सब के सब एक ही पल में कुचलकर मारे जाते। सभी जल्दी से अपने भारी हेलमेट पहनते हैं और सही समय पर मौत को चकमा देते हुए बाहर उस बर्फीले पानी में कूद जाते हैं। पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि धमाके के कारण तबाह हुए बेस का भारी मलबा अब आसमान से मौत की बारिश की तरह उनके ऊपर बरसने लगा था। सभी अपनी जान पर खेलकर और एक दूसरे को बचाते हुए किसी तरह तेजी से भागकर ड्रिलिंग चेंबर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। पर अब उस चेंबर का दरवाजा भी पूरी तरह जाम हो चुका था, मानो कुदरत उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। फिर भी जोर लगाकर वे उसे खोलने में कामयाब होते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अब उन सबको पूरा भरोसा हो चुका था कि बाहर उस अंधेरे में कुछ न कुछ जरूर घात लगाए बैठा है। तभी ऊपर से फिर एक भारी आवाज गूंजती है, जिसे कैप्टन गिरता हुआ मलबा कहकर टालने की कोशिश करते हैं। अब वे सब सुरंगों से गुजरते हुए सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां इतना घना अंधेरा था मानो कोई छुपकर उन्हें लगातार घूर रहा हो। सुरंग में कुछ दूर पैदल चलने के बाद फिर से किसी विशाल जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है और सबकी सांसें थम जाती हैं। जैसे जैसे वे उस पतली सुरंग में आगे बढ़ रहे थे, वहां पानी और भी गहरा होता जा रहा था। एक मोड़ पर पहुंचकर आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद मिलता है, जिसे देखकर नोरा कहती है कि वह नीचे से पानी में तैर कर जाएगी। वह अपने हेलमेट को कसकर बंद करती है और पानी में तैरती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती है और फिर वह बाकी सबको भी आने का इशारा करती है। एक एक करके मौत को छकमा देते हुए सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं, पर आखिर में सिर्फ पॉल ही उस तरफ अकेला रह जाता है। तभी पॉल को अपने ठीक पीछे पानी में किसी खौफनाक चीज के होने का एहसास होता है और वह जैसे ही पलट कर देखता है, कोई परछाई पानी के अंदर से सरकती हुई दूर चली जाती है। उधर कैप्टन के बार बार बुलाने पर भी पॉल कोई जवाब नहीं देता, जिससे सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। सब मिलकर पॉल के सूट से जुड़ी केबल को अपनी पूरी ताकत से खींचने लगते हैं और कुछ पलों बाद पॉल पानी चीरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अभी सभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि अगले ही पल पॉल के सूट से जुड़ी उस केबल को कोई अनदेखी ताकत दूसरी तरफ से इतनी जोर से खींचने लगती है कि पॉल दहशत से चीख पड़ता है। सब मिलकर केबल को काटने की पागलों की तरह कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक ही पल में पॉल का हेलमेट खून से भर जाता है। पॉल की इस बेहद दर्दनाक मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर बाकी बचे लोग दहशत से कांप उठते हैं और वहां से पागलों की तरह आगे भाग खड़े होते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन एक बार फिर रेडियो के जरिए सतह पर मौजूद दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी तरफ अब भी सिर्फ खामोशी थी। पॉल की मौत के बाद पूरे समूह पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। एक एक करके उनके साथी गायब हो रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पीछे कौन सी ताकत लगी हुई है। तभी वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां से बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की के उस पार मौजूद विशाल माइनिंग ड्रिल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हजारों टन वजनी वह संरचना ऐसे पड़ी थी मानो किसी राक्षसी ताकत ने उसे खिलौने की तरह मसल दिया हो। यह दृश्य देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि इतनी विशाल मशीन के साथ ऐसा आखिर हुआ कैसे। इसी बीच एमिली घबराहट में यह मानने लगती है कि शायद यह सब इंसानों की लालच का नतीजा है। उन्होंने समुद्र की गहराइयों को खोदा, प्रकृति की सीमाएं लांघी और अब समुद्र उनसे इसकी कीमत वसूल रहा है। पर डर और पछतावे के लिए उनके पास समय नहीं था। कैप्टन सबको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि रुकना अब मौत को बुलाने जैसा था। समस्या यह थी कि स्मिथ का सूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और वह ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता था। कुछ क्षणों के लिए उसे लगता है कि वह बाकी सबके लिए बोझ बन चुका है, पर किसी तरह उसका सूट दोबारा काम करने लायक बना दिया जाता है और फिर पूरा समूह अंधेरे समुद्र में उतरकर ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़ने लगता है, जहां उनकी आखिरी उम्मीद मौजूद थी। बाहर का दृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता था। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा फैला हुआ था
और उनके हेलमेट की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। चलते चलते नोरा को बार बार एहसास होने लगता है कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है। वह कई बार मुड़कर देखती है, पर हर बार वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने से एक विचित्र और डरावना जीव तेजी से तैरता हुआ गुजर जाता है। उसकी लंबी भुजाएं और असामान्य शरीर देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी पल कैप्टन सभी को अपनी लाइटें बंद करने का आदेश देते हैं। अंधेरा और भी घना हो जाता है। तभी नोरा को फिर एक विशाल आकृति दिखाई देती है, पर वह अगले ही पल अंधेरे में गायब हो जाती है। जब सबकी नजरें इधर उधर भटक रही होती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि स्मिथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घबराकर वे उसे तलाशने लगते हैं। तभी दूर अंधेरे में नोरा को एक हलचल दिखाई देती है। कोई अनजान जीव स्मिथ को घसीटकर अपने साथ ले जा रहा था। बिना समय गवाए वे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि वह चीज स्मिथ को एक संकरी गुफा के भीतर ले गई है। कैप्टन सबसे पहले उस गुफा में प्रवेश करते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें स्मिथ जीवित मिल जाता है और वे उसे बाहर खींच लाते हैं, पर इस अफरा तफरी में उसकी बंदूक अंदर ही छूट जाती है। कैप्टन उसे लेने दोबारा गुफा में लौटते हैं। जैसे ही वे हथियार उठाते हैं, गुफा की गहराइयों से एक विशाल जीव बिजली जैसी रफ्तार से उनकी तरफ झपटता है और उन्हें अपनी पकड़ में जकड़ लेता है। उसी संघर्ष के दौरान उलझी हुई केबल नोरा को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और दोनों तेज गति से ऊपर की तरफ घसीटे जाने लगते हैं। कुछ क्षण बाद वे एक विशाल प्लेटफॉर्म के किनारे आकर अटक जाते हैं। कैप्टन नीचे लटके हुए थे और नोरा पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वह भयावह जीव दोबारा दिखाई देता है। उसका आकार इतना विशाल था कि उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वह पृथ्वी का ही प्राणी है। अगले ही पल वह नोरा की ओर झपटता है और उसका हेलमेट अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करता है। कैप्टन आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करते हैं। जीव तड़प उठता है, पर इसी के साथ वह दोनों को और तेजी से ऊपर खींचने लगता है। दबाव इतना बढ़ जाता है कि उनके सूट किसी भी पल जवाब दे सकते थे। कैप्टन समझ जाते हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो नोरा भी नहीं बचेगी। आखिरकार वे खुद को केबल से अलग कर देते हैं। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट होता है और उनका सूट दबाव के सामने टूट जाता है। नोरा असहाय होकर यह सब देखती रह जाती है और कुछ ही क्षणों बाद वह नीचे गिरते हुए बेस के एक अलग हिस्से में पहुंच जाती है। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसे यह तक पता नहीं था कि एमिली और स्मिथ जीवित भी हैं या नहीं, फिर भी वह हार नहीं मानती और बेस में पड़े पुराने उपकरणों की मदद से एक खराब सूट को दोबारा तैयार करके फिर से उस अंधेरी गहराई में उतर जाती है। कुछ देर बाद उसे दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। नोरा तुरंत उस दिशा में बढ़ती है और आखिरकार एमिली तक पहुंच जाती है, जो किसी तरह गंभीर रूप से घायल स्मिथ को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। नोरा उनके साथ जुड़ जाती है और फिर तीनों एक बार फिर इस अथाह अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। लंबे और खतरनाक सफर के बाद आखिरकार वे ड्रिलिंग साइट तक पहुंच जाते हैं, जहां इतने लोगों को खोने के बाद पहली बार उन्हें उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देती है। पर उन्हें अब भी नहीं पता था कि असली डरावना सपना तो अब शुरू होने वाला था। ड्रिल साइट के मेन गेट तक पहुंचने के लिए बीच में एक सस्पेंशन ब्रिज था और जैसे ही वे उस ब्रिज पर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके खून जम जाते हैं। पूरे ब्रिज पर वही हजारों खूंखार जीव गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें मेन गेट तक जाने के लिए मौत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरना था और अगर गलती से किसी एक को भी भनक लग गई तो हजारों जीव पल भर में उन्हें जिंदा नोच खाएंगे। खौफ के मारे अपनी सांसें रोककर वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। उनके कदम इतने संभल कर पड़ रहे थे मानो वे मौत के मुहाने पर चल रहे हों। तभी अचानक एक जीव जाग जाता है और सीधे नोरा पर जानलेवा हमला कर देता है। नोरा तुरंत एमिली को चिल्लाकर वहां से भागने को कहती है और वह भयानक जीव अपना विशाल जबड़ा खोलकर नोरा को पूरा निगलने लगता है। अपनी जान पर खेलकर नोरा उस जीव के मुंह के अंदर ही गोलियां दाग देती है और एक जोरदार चीख के साथ वह जीव वहीं ढेर हो जाता है। नोरा उसके भारी शरीर को चीरते हुए किसी तरह बाहर निकलती है, पर तब तक गोली की आवाज से आसपास के बाकी सारे जीव भी नींद से जागने लगते हैं। नोरा अपनी गन रिलोड ही कर रही होती है कि तभी जिस प्लेटफॉर्म से वे सैकड़ों जीव उल्टे लटके हुए थे, वो पूरा हिस्सा अचानक जड़ से उखड़कर ऊपर उस अंधेरे पानी में गायब हो जाता है। तभी नोरा की नजर ड्रिल साइट की बिल्डिंग के ऊपर खड़ी एक बेहद विशाल परछाई पर पड़ती है। नोरा जैसे ही उस परछाई की तरफ फायर करती है, रोशनी में जो मंजर सामने आता है उसे देखकर उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उसके सामने एक ऐसा दैत्याकार समुद्री राक्षस खड़ा था जिसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग भी एक खिलौने जैसी लग रही थी। नोरा पागलों की तरह मेन गेट की तरफ भागती है। वह महादानव अपने विशाल पैरों से उस ब्रिज पर भयानक वार करता है। इस जोरदार झटके से नोरा बहुत दूर जाकर गिरती है। अगले ही पल एमिली अपनी जान पर खेलकर नोरा को खींचते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है और जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है। अब स्मिथ, नोरा और एमिली मौत के मुंह से निकलकर किसी तरह अंदर तक आ चुके थे, पर उनकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह विशाल राक्षस पूरी ड्रिल साइट की बिल्डिंग को ही जमीन से उखाड़कर तोड़ने लगता है। ये तीनों अंदर गिरते पड़ते हुए किसी तरह पॉड रूम तक पहुंचते हैं, जहां सिर्फ 3 एस्केप पॉड मौजूद थे।
नोरा जल्दी से सिस्टम चेक करती है और उसे पता चलता है कि 3 में से सिर्फ 2 ही पॉड काम कर रहे हैं। नोरा और एमिली सबसे पहले बुरी तरह घायल स्मिथ को एक सही पॉड में बैठाकर ऊपर सतह की ओर लॉन्च कर देते हैं। अब नोरा एमिली से कहती है कि वह दूसरे पॉड में बैठकर निकल जाए, पर एमिली समझ जाती है कि तीसरा पॉड खराब है और वह नोरा को छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। नोरा उसे समझाते हुए कहती है कि स्मिथ के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, इसलिए तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। एमिली रोते हुए कहती है कि तुम्हें भी ऊपर आना होगा, मैं सतह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इतना कहकर नोरा बाहर से उसका पॉड भी लॉन्च कर देती है। अब उस पूरे तबाह हो चुके बेस में मौत का इंतजार करने के लिए नोरा बिल्कुल अकेली बचती है। तभी पॉड रूम के मोटे शीशे पर बाहर से हजारों छोटे जीव हमला करने लगते हैं। नोरा स्क्रीन पर देखती है कि वो हजारों खूंखार जीव स्मिथ और एमिली के पॉड का ही पीछा कर रहे थे। अपने साथियों को बचाने के लिए नोरा एक गहरी सांस लेती है और बिना पलक झपकाए बेस के पावर कोर को मैन्युअली ओवरलोड करके ब्लास्ट के लिए एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही सेकंड के काउंटडाउन के बाद समंदर की उस अंधी गहराई में एक ऐसा प्रलयंकारी न्यूक्लियर धमाका होता है जिसकी ताकत से वह दैत्याकार राक्षस और उसके सारे छोटे जीव एक ही झटके में जलकर राख हो जाते हैं। नोरा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने दोस्तों की 2 जिंदगियां बचा ली थी। फिल्म के आखिरी सीन में न्यूज पर दिखाया जाता है कि समंदर में उस ड्रिल साइट के पास से 2 सर्वाइवर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इसी के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।